नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए 29 जुलाई के करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में यूपीएससी और अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का सेशन। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को रिमाइंडर देना चाहता हूँ, यूपीएससी और ईपीएफओ का हमारा कंप्लीट पेड ग्रुप और सिर्फ टेस्ट सीरीज का पेड ग्रुप चालू है। ज्यादा जानकारी के लिए 8564880530 9696066089 पे कॉल करके आप लोग जानकारी ले सकते हैं। हमारे जो सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं उस पे इंस्टाग्राम पे हम पेड पीडीएफ की पिक्स भी फ्री में प्रोवाइड करते हैं। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज इसका जो है लिंक है। ये सारे चैनल फ्री हैं, आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ आपको सर्च करना है, इंस्टाग्राम पे जाइए, लिखिए और ज्वाइन करिए। टेलीग्राम पे जाइए, ओनली करंट अफेयर लिखिए, ज्वाइन करिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज लिखिए, ज्वाइन करिए। और ओनली यूपीएससी लिखेंगे आप अलग अलग, तब भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारे फ्री हैं चैनल। ठीक, आज के जो हमारे टॉपिक्स प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आ सकते हैं वो हैं ये वाले। पहला इंपॉर्टेंट स्टार टॉपिक ऑफ द डे है धौलावीरा। धौलावीरा आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता का जो है एक प्लेस है। अब उसको ये भारत में है और इसको जो है अभी 39th वाला हम लोगों ने उस दिन रमप्पा वाला किया था टेम्पल। ठीक, अब जो है ये 40th आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट विश्व धरोहर स्थल बन गया है भारत की तरफ से। पूरी जानकारी इसमें लेंगे, पूरा आर्ट एंड कल्चर भी इसमें धौलावीरा से संबंधित निपटा देंगे। ठीक, अगला जो टॉपिक है वो है कि तेलंगाना ने एक दलित बंधु स्कीम चलाई है। क्यों उसका क्रिटिसिज्म हो रहा है, क्या इससे क्या बताना चाह रहे हैं, क्या चीजें हैं, कैसे इसमें वेलफेयर, कैसे कल्याण होगा, सारी चीजें देखेंगे। गरीब नवाज कौशल विकास केंद्र क्या स्कीम है, स्कीम आज बहुत सारी हैं। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम जो है स्कीम, और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, इसको हम लोग ने पीछे किया था, फिर से थोड़ा सा इसमें और चीज़ें जो हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। आज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डे है 29 जुलाई को। मैं बता रहा हूँ अगर इंपॉर्टेंट तो वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय, ठीक याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। ध्यान रखना, ज़्यादातर लोग शेर बोल देते हैं। हमारा नेशनल जो एनिमल है वो कौन है? शेर है। शेर लायन होता है, ठीक, लायन बब्बर शेर। बाघ जो होता है वो टाइगर होता है। तो भारत का जो नेशनल जो आपका एनिमल है वो क्या है? बाघ है, ना कि शेर है। ध्यान रखना, ठीक। तो ये 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे होता है। ठीक, हमारा जो पहला टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर संबंधित जीएस पेपर फर्स्ट से होने वाला है वो है कि धौलावीरा को अभी विश्व धरोहर स्थल का टैग प्राप्त हो गया है। अभी जो यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी 44th वाला जो इनका सेशन चल रहा है उसमें इसको भी चुन लिया गया है। आर्कियोलॉजिकल साइट हरप्पन सिटी की है ये धौलावीरा। ठीक, और ये एक चीज़, अब यहाँ पे ये फैक्ट बहुत तगड़ा है कि धौलावीरा जो है आपकी गुजरात से चौथी साइट है और इंडिया से 40वीं साइट है जिसको कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है जिसको भारत में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है। फिर से समझ में आया नहीं आया? देखो सुनो, गुजरात, ठीक, गुजरात में चौथी साइट धौलावीरा जिसको बनाया गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला। ठीक, बाकी और भी हैं, रानी की वाव और वो सारी हैं। ठीक, और जो है भारत में अगर टोटल देखोगे तो 40th साइट है, मतलब 40वीं साइट है धौलावीरा। लेकिन जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की कई सारी साइट हैं, आपका मोहनजोदाड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, धौलावीरा, लोथल, आपका जो है कई सारी, ठीक, तो उनमें से पहली साइट ऐसी है जिसको भारत में, पाकिस्तान में तो विश्व धरोहर स्थल वाली मिली हुई है, लेकिन इंडिया में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है जिसको कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला। कंफर्म इसी में यहाँ पे घुमा के पूछेगा, तो इसलिए इसको थोड़ा मैंने ज़्यादा एम्फेसिस करके बताया है। धौलावीरा साइट जो है वो आपका जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे एक विलेज है और इसको पहली बार ढूंढा गया था जगतपति जोशी जी ने इसकी जो है खोज करी थी। और इस पे जो खुदाई करी, ठीक है ना, जो यहाँ पे खुदाई करी गई वो करी गई रविंद्र सिंह बिष्ट जी के द्वारा 1990 से 2005 तक। ठीक, और इसको इन्होंने ये फिर बताया कि एक एंशियंट सिटी है
जहां पर वाणिज्यिक और विनिर्माण का केंद्र बना हुआ था, यानी कि कुछ ये लोग प्रोड्यूस भी करते थे और इसको फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट आयात निर्यात भी करते थे। कब? जब इसका डिक्लाइन हुआ इस धौलावीरा शहर का, उससे 1500 साल पहले तक, और फिर फाइनली 1500 साल, अभी जैसे हमारा क्या चल रहा है 2100 जो है आपका 21वीं सदी चल रही है, 2021 जो है आपका ये चल रहा है एडी चल रहा है, ठीक, या फिर BCE चल रहा है, आपका सॉरी ई चल रहा है, CE चल रहा है, कॉमन एरा चल रहा है। लेकिन ये क्या है, बिफोर क्राइस्ट है, मतलब कि 0 से अगर आप 1500 पहले जाओ तब ये जो है धौलावीरा जो है डिक्लाइन हो गया था, मतलब कि रूइन में कन्वर्ट हो गया था। सोचो कितने पहले, मतलब बुद्धा से भी पहले से ये शहर बसा हुआ था, उस समय का शहरीकरण था, अर्बनाइजेशन था। और देखो ये सब कितने आज भी इतने बढ़िया जो है ब्रिक्स इतनी सही मतलब आकार के शेप के नहीं बन पाते हैं, और उस समय देखो कितना ट्रेड वेड कर रहे थे। एक अलग ही दुनिया थी जो ख़त्म हुई एकदम से। लोग मानते हैं कि भाई क्लाइमेट चेंज था रीज़न, हालांकि और भी थ्योरीज हैं, लेकिन सबसे चर्चित जो है वो सबसे ज़्यादा जो मान्यता प्राप्त जो डिक्लाइन होने का कारण था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो था क्लाइमेट चेंज। ठीक, विशेषताएं देखें तो मोहनजोदाड़ो, गनवेरीवाला और हड़प्पा जो कि पाकिस्तान में है, और राखीगढ़ी जो कि इंडिया हरियाणा में है, उसके बाद 5वां सबसे बड़ा महानगर है। ठीक, तो सबसे पहला कौन सा हुआ? मोहनजोदाड़ो, फिर गनवेरीवाला, फिर तीसरा जो है हड़प्पा, फिर जो है राखीगढ़ी, फिर जो है आपका धौलावीरा। ये 5वां सबसे बड़ा महानगर था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। यहाँ पर देखो एक तो फोर्टिफाइड सिटाडेल था, ठीक, फिर एक मिडिल टाउन था, फिर एक लोअर टाउन था, 3 सिर्फ यहाँ पे थे। ज़्यादातर क्या थे कि ज़्यादातर जो महानगर थे वहाँ पे 2 ही थे, लेकिन यहाँ पे 3 थे। फोर्टिफाइड सिटाडेल, उसके अंदर जो है मिडिल टाउन, और फिर लोअर टाउन। ये चीज़ हो गई। इसकी वॉल जो बनी हुई थी वो लाइमस्टोन, चूना पत्थर और बलुआ पत्थर से बना था। ठीक, यहाँ पे धौलावीरा में, बाकी जगहों पे किससे था? ब्रिक्स से, मड की ब्रिक्स से बने हुए थे। तो ये कुछ यहाँ पे मैं जो डिस्टिंक्शन बता रहा हूँ ना, यहीं से क्वेश्चन बनाएगा वो। ठीक, आर्कियोलॉजिकल लिस्ट, ये जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, खगोलविद थे आपके, पुरातत्वविद थे बिस्ट, इन्होंने ये भी बताया कि वहाँ पे कई सारे जो है पानी के वो बने हुए थे, मतलब ऐसे करते हुए, मतलब वो ढलान से थे, ऐसे ढलान से करते हुए, तो पानी हर जगह, ये सब यहाँ पे घर बने हुए हैं सब जगह। ठीक, पानी ऐसा उन्होंने बनाया था नहर टाइप से कि हर घरों को जो है पहुंच जाए पानी, और फिर ऐसे करते करते जो है वो कहाँ चलाता था? आपका अरब महासागर में चलाता था, जो आज हमारा अरेबियन सी है ना, वहाँ पर। ठीक, तो ये चीज़ है। तो उन्होंने कहा कि कास्केडिंग सीरीज वाटर रिजर्वायर थे, आउटर फोर्टिफिकेशन मतलब किला बनाया हुआ था, और वहाँ पे 2 ठीक मल्टीपर्पज़ ग्राउंड थे। एक पर क्या होता था कि वहाँ पे कुछ फेस्टिविटी, मतलब इस आपका जो है उत्सव बनाते थे, मार्केट प्लेस थी, बाजार वजार लगती थी, जहाँ पर जो है 9 गेट थे यूनिक डिज़ाइन के, और वहाँ पे फ्यूनरेरी आर्किटेक्चर भी था जिसमें कि ट्यूमलेस बना हुआ था। ठीक, ये सारी चीज़ें थी। ये एक तो हो गया आपका, पहला तो हो गया जहाँ पे उत्सव और मार्केट प्लेस था। दूसरा जो है वो फ्यूनरी आर्किटेक्चर था। ठीक, मतलब फ्यूनरल जैसे होता है ना कि लोगों को जो जब मरने के बाद उनको जो है किया जाता है, तो वहाँ पे एक स्ट्रक्चर था, इसका नाम था ट्यूमुलस। ट्यूमुलस जो होता है वो ऐसे होता है, आपका आधा हेमीस्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, और ये वैसा ही था जैसे कि बुद्धिस्ट स्तूपा होता है। तो आप समझना, ये धौलावीरा बुद्धिस्ट स्तूपा जो अभी हम लोग देखते हैं कई सारे, सारनाथ और सांची सब जगहों पे, और यहाँ पे जो बात हो रही है ट्यूमुलस की, ये बहुत पहले बात हो रही है, करीबन 1000 साल पहले की बात हो रही है। तो यहाँ से कुछ ये कि कहा जाता है कि यहाँ से कुछ जो है बुद्धिस्ट टाइप के स्तूपा की, मतलब यहाँ से शायद लिया गया होगा आइडिया। ठीक, ट्यूमुलस से। और यहाँ पे जो ग्रेव्स पाई गई धौलावीरा में, ठीक, वो वहाँ पे कोई भी मॉर्टल रिमेन नहीं थे, मतलब किसी का जो है शरीर वरीर नहीं रखा गया था वहाँ पे, जो उनकी कोई बोन नहीं, कोई एशेज नहीं थी। ठीक, प्रीशियस स्टोन्स रखे हुए थे, और ये एक नया डायमेंशन था वहाँ की पर्सनालिटीज़ का हड़प्पन से संबंधित। ठीक, और राइज और फॉल अगर देखा जाए धौलावीरा का, तो उनको मेटलर्जी का ज्ञान था, लोग धातु विज्ञान का। कॉपर की स्मल्टर उनके यहाँ पाए जाते थे। कॉपर का ओर वो लोग जो है आयात करते थे राजस्थान से, ओमान से, यूएई से, और फिर फिनिश्ड प्रोडक्ट हम लोग बेचते। तो मतलब हम लोग एक्सपोर्टर थे तब भी। ठीक, और बहुत बड़ा विनिर्माण, मतलब ज्वेलरी को बनाते थे, शेल्स की, सेमी प्रीशियस स्टोन की। ठीक, जैसे कि आगेट हो गया, और हम टिम्बर भी, जो लक्कड़ वक्कड़ हो गया आपकी, इनको भी हम एक्सपोर्ट करते थे। 2000 BC अगर देखा जाए, ठीक, घटते क्रम में देखोगे तो फिर हम नज़दीक आते जाते हैं। तो 2000 पहले आएगा,
फिर उसके बाद 1500 आएगा, 1500 तक जो है फिर ये डिक्लाइन होने लगा था। तो उसके बाद 2000 BC से देखा गया कि वहाँ पे सूखा पड़ने लगा और क्लाइमेट चेंज की वजह से। उसके बाद जो है सरस्वती जो रिवर थी वो ड्राई हो गई, ठीक, सूख गई, तो पानी का स्रोत मिला नहीं, पानी लोग को मिल नहीं रहा था जो धौलावीरा में। तो वो लोग फिर उन्होंने मतलब माइग्रेट करना चालू किया, पलायन करना चालू किया गंगा की तरफ, साउथ आपका दक्षिण गुजरात की तरफ और महाराष्ट्र की तरफ भी कई लोग निकल गए, ठीक। उस समय पे जो ग्रेट रन ऑफ कच्छ है, जो कि खादिर आइलैंड ऐसे है, तो ग्रेट रन ऑफ कच्छ जो है ये सब पानी से भरा हुआ था, जहाँ पे आज धौलावीरा है। तो धौलावीरा क्या है, वहाँ से यहाँ पे एक पोर्ट तरीके से था, पोर्ट मतलब नाव वाव जाती थी यहाँ से, तो पानी से भरा हुआ था। लेकिन टाइम के साथ ये देखा गया कि धीरे धीरे जो नदी थी वो यहाँ पहले यहाँ पे रही होगी, फिर जैसे यहाँ से जा रही है नाव, फिर धीरे धीरे ये ऐसे इधर की तरफ खिसक गई जहाँ पे आज है, ठीक। तो वहाँ पे पानी ख़त्म हो गया और वहाँ पे जो है ये आपका जो है सॉल्ट वो बच गए हैं आपके जो रन ऑफ कच्छ में, ठीक। गुजरात में और कौन कौन सी हड़प्पन साइट हैं ये समझ लेते हैं। देखो, बिफोर धौलावीरा से पहले लोथल था वहाँ पर, ठीक, जो कि सरागवाला, लोथल मतलब एक पोर्ट सिटी था, ध्यान रखिएगा, लोथल पोर्ट सिटी था, धौलावीरा नहीं। तो ये चीज़ है, सरागवाला विलेज हो गया, ठीक, जो साबरमती यहाँ से जो है रिवर जाती थी उस पे था ये सबसे ज़्यादा जो है आपकी परमानेंट साइट थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की गुजरात में। उसके बाद रंगपुर आई भादर रिवर पे आपका, फिर ये पहली हड़प्पन वेबसाइट थी जो ढूंढी गई थी रंगपुर, फिर रोजड़ी आ गई आपकी राजकोट में, प्रभास आ गई वेरावल में, गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट में, ठीक। इसके बाद जो है लखाबावल आपका जामनगर में आ गया, देशलपुर पार भुज तालुका कच्छ में आ गया। तो ये सारी जो साइट हैं आपका ये है गुजरात में देखी गई। काफ़ी ज़्यादा मैंने इम्फेसिस करके इसको इसलिए टाइम लेके बताया है क्योंकि इसमें एक तो बैकग्राउंड भी था और करंट की न्यूज़ भी थी, और ये इम्पॉर्टेंट बहुत हो जाता है, इससे पूछ जा सकता है, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है तेलंगाना में दलित बंधु योजना चालू करी जा रही है। देखिए अभी वहाँ पे एक बाई इलेक्शन होने वाला है, ठीक, और वहाँ पे जो अपोजिशन पार्टी है वहाँ पे वैसे सीएम तो हैं हमारे KCR जी, इन्होंने एक स्कीम निकाली दलित जो SC कम्युनिटी है उसको खुश करने के लिए, उसके वेलफेयर के लिए। ये कह रहे हैं कि हम वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। देश की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जैसे कि किसान योजना है ना जिसमें 6,000 रुपए दिए जाते हैं किसान के खाते में डायरेक्टली, वैसे ही इन्होंने ये कहा है कि जो दलित जो घर मतलब एक फैमिली है उसको 10 लाख रुपए देंगे, 10 लाख रुपए करीबन। इसमें जो है पैसा 80,000 से 1 लाख करोड़ तक रुपया खर्चा होने वाला है। और अपोजिशन पार्टी ने कहा है कि देखो भैया ऐसा है कि अभी इनके यहाँ हुजूराबाद में जो है इन्होंने कहा है KCR ने, तो समझ लो KCR ने कहा है कि हम ये जो 80,000 से 1 लाख तक का हम खर्चा करने वाले हैं, दलित परिवारों को जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर उनके अकाउंट में जो है डायरेक्टली पैसा डालेंगे 10 लाख रुपए। वो हम पहले हमको जो है पायलट बेसिस पर चालू करेंगे। कहाँ पर? हुजूराबाद असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में। अब देखो हुजूराबाद में क्या है, बाई इलेक्शन है, ठीक, मतलब वहाँ पे टर्म से पहले कोई मतलब जो है इलेक्शन हो रहे हैं। तो अपोजिशन ने कहा कि देखो ये पॉलिटिकल स्टंट है, दलित वोट खींचने के चक्कर में इन्होंने वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं और इस तरीके की बात कर रहे हैं। तो लेकिन सीएम पार्टी ने सीएम ने जो है ये कहा कि यार देखो ऐसा है, कुछ भी हो, अगर हम जो है वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है, पॉलिटिकली गेनिंग में क्या, उससे अगर पॉलिटिकल बेनिफिट होता है तो भी क्या दिक्कत है। थोड़ा सा KCR जो है डायरेक्टली बोलते हैं, वो ज़्यादा ये सब सोचते नहीं है। तो इन्होंने कहा कि दलित बंधु जो है उनके लिए स्कीम हम अगर कुछ ला रहे हैं तो ये स्कीम एक आंदोलन बनेगा स्टेट गवर्नमेंट का, और हम आगे आके सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर इसको पूरे देश में इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक। तो काफ़ी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो ये चीज़ है तेलंगाना दलित बंधु स्कीम है क्या? दलित बंधु स्कीम एक लार्जेस्ट, एक मतलब अभी जो है फ्लैगशिप प्रोग्राम है तेलंगाना गवर्नमेंट का है, ध्यान रखना। दलित बंधु स्कीम किससे संबंधित है? तेलंगाना गवर्नमेंट से संबंधित है। दलित फैमिलीज को उनमें जो है उद्यमता को जगाने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप को जगाने के लिए, बढ़ाने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर उनके डायरेक्टली जो है बैंकों में ट्रांसफर किए जाएंगे 10 लाख रुपए पर फैमिली, ठीक। और जब ये इंप्लीमेंट हो जाएगा तो देश का जो है सबसे बड़ा कैश ट्रांसफर स्कीम हो जाएगी। और 25 जून को जो है सभी पार्टियों के जो भी दलित लीडर्स थे उनको जो है KCR जी ने बुलाया था और मीटिंग करी थी, और फिर इन्होंने कहा था कि अच्छा ठीक है, हमारे यहाँ तेलंगाना में 119 विधानसभाएं हैं, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, ठीक, और 100 जो है हर विधानसभा में 100 फैमिली हम देखेंगे तो हो गई कितनी, 11,900 दलित फैमिली हो गई, और हर फैमिली को 10 लाख रुपए यहाँ पे दिए जाएंगे। और इसमें कोई भी बैंक गारंटी नहीं होगी,
ठीक, मतलब उनको जो वापस का मतलब कोई नहीं है, आराम से जो है उसका लीजिए, यूज़ करिए और अपने अंदर जो है उद्यमता को जगाइए, ये चीज़ है। अच्छा है अगर अच्छे से इम्प्लीमेंट हो जाए, बिना ऐसा ना हो कि देखिए जैसे क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ ग्राउंड पे कि 10 लाख रुपए की यानी अब लोग क्या होगा, लोगों में हौड़ लग जाएगी कि अब हर विधानसभा से खाली 100 परिवार हैं, तो उस 100 परिवारों में उन परिवारों का नहीं होना चाहिए जो लोग कहें कि 1 लाख ले लो और 10 लाख मेरे मंजूर करा दो। ऐसे लोग अगर नहीं होंगे तो बढ़िया है, ठीक, क्योंकि हो क्या रहा है कि जो लोग वाकई में ज़रूरतमंद हैं, एससी कम्युनिटी में भी सब लोग जो है नहीं हैं बिल्कुल, कई लोग उसमें भी क्रीमी लेयर का मेरे हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि कई लोग मैंने तो ग्राउंड पे देखा हुआ है, कई लोग जिनके घर में जो है बाल्टी और मतलब खाने पीने के चूल्हे नहीं हैं, उनको तो पहुंच ही नहीं रहा। जो लोग एक बार पा गए हैं बेनिफिट, उन्हीं लोग को, उन्हीं की पीढ़ियों को दोबारा मिल रहा है। तो आप लोग खुद बताइए कमेंट करके, क्या ये सही है कि उन्हीं लोग को मिले, कि ऐसा होना चाहिए कि एक्सक्लूजन क्राइटेरिया हो और फिर बाकी लोग जिनको वाकई में ज़रूरत है उनको पहुँचे। तो ये चीज़ है। दलित बंधु स्कीम जो है इस आपकी इम्प्लीमेंट की जाएगी पहले हजूराबाद असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में, ठीक। और इसमें देखिए जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है, बात वहीं की जा रही, जो सबसे गरीबों में भी सबसे ज़्यादा गरीब हैं उन वो टॉप प्रायोरिटी होने वाले हैं। और इसका जो हजूराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में जिस तरीके से जो भी तजुर्बा आएगा उसके बाद उसको यूज़ करते हुए हम पूरे स्टेट में इसको लागू करेंगे। और जो है इसको कॉन्स्टिट्यूंसी मतलब ये जो स्कीम है दलित बंधु स्कीम, इसको जो है जो अपोजिशन पार्टी उसने कहा है कि अरे पॉलिटिकल स्टंट है और कोई जो ऑलरेडी जो लीगल लॉ बने हुए हैं या फिर जो स्कीम बने हुए हैं उसमें भी तो दलितों के लिए सशक्तिकरण की बात कही जाती, तो उनको क्यों नहीं करते, ये नई क्यों लेके आए एकदम से बाई इलेक्शन के लिए। तो ये भी एक सोचने वाली बात है। कुल मिला के जो है अगर वेलफेयर हो रहा है तो अच्छी बात है, और जो ज़रूरतमंद है उनका हो रहा है तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ ये कल्याण नहीं हो रहा है। आपको पता है जो लोग पहले से कल्याण कर चुके हैं वो उन्हीं का ज़्यादा कल्याण हो रहा है। गरीब नवाज कौशल विकास केंद्र, गरीब नवाज स्किल डेवलपमेंट सेंटर, माइनॉरिटी अफेयर्स की ये एक जो है स्कीम है, ठीक। किसके साथ मिलकर, आपकी कुशल मंत्रालय जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट है उसके साथ में मिलके ये जो है केंद्र बनाए जाते हैं, ठीक। माइनॉरिटी अल्पसंख्यक समाजों के लिए तो एक चीज़ ध्यान रखना, ज़्यादातर ये टेंडेंसी है जब भी माइनॉरिटीज़ की बात आएगी तो आपको दिमाग में किसी एक समुदाय के बारे में नहीं सोचना है। मैं देखता हूँ ज़्यादातर लोग बोलते कि अरे ये तो सिर्फ इसमें पारसी भी हैं, इसमें क्रिश्चियंस भी हैं, इसमें सिख भी हैं, इसमें मुस्लिम्स भी हैं, ठीक है ना, इसमें बुद्धिस्ट भी हैं, इसमें जैनिज्म भी हैं, ठीक। ये सभी लोग अल्पसंख्यक समाजों में आते हैं जो केंद्र की लिस्ट के अनुसार, ध्यान रखना। तो ये सभी के लिए जो है ऐसे जो है ट्रेनिंग सेंटर हैं, प्रशिक्षण केंद्र हैं, ठीक, जो कि एम्प्लॉयमेंट देते हैं अल्पसंख्यक समाज के युवाओं को, ताकि उनको जो है रोजगार मिल सके। ऐसी स्किल होती कि रोजगार उनको मिले। और यहाँ पर 70 पर जो लोग, अगर मान लीजिए 100 लोग आए तो 70 लोगों को, 70% जो है लोगों को जो है प्लेसमेंट कराना ही कराना है। अच्छा, प्लेसमेंट के लाने के लिए जो है संगठित और असंगठित यानी कि ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड दोनों में ही करा देना है। तो पहले 3 महीने के लिए तो स्टाइपेंड मिलता है इसमें गरीब नवाज कौशल विकास केंद्र में, और उसके बाद जब वो प्लेस हो जाते हैं तो 2 महीने का और उनका ख्याल रखा जाता है, ठीक। समझ में आ गई बात। तो ये टोटल जो है आपका 65 इसमें ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पर बनाए गए थे 22 डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में, और इसमें ट्रेनिंग कितने आए 9620, और यहाँ पे जो है 371 ट्रेनिंग सेंटर हैं गरीब नवाज एम्प्लॉयमेंट स्कीम के अंतर्गत, ठीक, पूरे कंट्री में जो खुले हैं। ये स्कीम चालू की गई थी 2017 में, और ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी जो है आपकी अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय जो है उन्होंने इसको चालू किया था। अब यहाँ पे देखिए जो मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन है, ठीक है, मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन है जो कि एक स्वायत्त संस्था है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंतर्गत, वो इसको इम्प्लीमेंट करती है गरीब नवाज एम्प्लॉयमेंट स्कीम को, ठीक, जो कि जॉब ओरिएंटेड है। जो और जॉब मतलब जो भी अल्पसंख्यक समाज के जो यूथ हैं उनको स्किल बेस्ड एम्प्लॉयमेंट मिले, और जो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज भी बनाई जाती हैं, ठीक। कौन सी वाली, जो एम्पैनल्ड हैं इस स्कीम के अंतर्गत, ठीक। और कुछ कॉमन नाम होते हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो है आपकी कुशल जो मंत्रालय उसके सामने मतलब उसके साथ में मिलकर कुछ कॉमन नॉर्म बना देंगे, तो उसी हिसाब से फिर ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि रोजगार असंगठित क्षेत्र और संगठित क्षेत्र दोनों मिल सकती है। 70% ट्रेनीज को जो है यहाँ पे टोटल जो ट्रेंड हुए उनको प्लेसमेंट दिलाना है,
3 मंथ शुरुआत में स्टाइपेंड देना है, 2 मंथ जब प्लेसमेंट हो जाए उसके बाद भी सपोर्ट करना है, और जो भी पैसे दिए जाएंगे सब के सब उनके खातों में दिए जाएंगे। क्लियर? ठीक ठीक समझ में आ रहा है ना? इस तरीके से बिल्कुल स्कीम का क्या क्या चीजें जरूरी होती है वो मैं आपको बताता हूं, ताकि एग्जाम में जो पूछा जाए तो आप लोग के दिमाग में कोई भी शंका ना हो। देयर शुड बी नो ग्रे एरियाज, ठीक है, क्योंकि ग्रे एरिया होने की वजह से निगेटिव मार्किंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगली जो हमारी स्कीम है वो है प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, जन विकास जब भी आए तो ये भी जो अल्पसंख्यक बहुसंख्यक नहीं, अल्पसंख्यक जो समाज है उन्हीं के लिए ही स्कीम है, माइनॉरिटीज के लिए ही स्कीम है। ठीक, अभी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने जो है बताया कि इंप्लीमेंट कर रहे हैं इसे। कहाँ पे इंप्लीमेंट किया जाता है? माइनॉरिटी कंसंट्रेटेड एरियाज में, यानी कि अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्र में, जहां पे माइनॉरिटी ज्यादा रहते हैं, जिन क्षेत्रों में, वहां पे कौन सी स्कीम लाई जाती है? प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम लाया जाता है। और जन विकास कार्यक्रम जो है ये अल्पसंख्यक समाज के लिए होता है। क्लियर? ये जो स्कीम लाई गई है ये मई 2018 में लाई गई थी, और इसमें इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है आपका 196 डिस्ट्रिक्ट पहले किया जाता था, अब 308 डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है। 870 माइनॉरिटी कंसंट्रेशन ब्लॉक में किया जाता है, 321 माइनॉरिटी कंसंट्रेशन टाउन में किया जाता है। ठीक, उसके बाद जो है 109 माइनॉरिटी कंसंट्रेशन डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है। समझ में आ गई बात? तो डिस्ट्रिक्ट जो है आपके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में किया जाता है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स। तो टोटल कितना है? 308 डिस्ट्रिक्ट में जो है आपका ये वाली प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम लागू कराया जा रहा है। यहाँ पे सामाजिक आर्थिक अवसंरचनाएं फैसिलिटीज दी जाती हैं माइनॉरिटी कम्युनिटीज को। 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं आपकी, समुदाय हैं, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जोरास्ट्रियन, पारसी यानी कि जैन माइनॉरिटी, ये सेंट्रली जो है ये रिकॉग्नाइज्ड है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स जो हैं वो चिन्हित किए जाते हैं माइनॉरिटी कंसंट्रेशन एरिया, और पहली बार ये ऐसा हुआ है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पहले नहीं होते थे, पहले आपके ब्लॉक होते थे, टाउन्स होते थे, अब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स भी होते हैं। इनकी जानकारी जो है आपकी वेबसाइट पे दी गई है। पिछले 7 सालों में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 43,000 बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लाया गया है, जिसके अंतर्गत स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल्स, कम्युनिटी सेंटर, सामुदायिक केंद्र, कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि सामान्य सेवा से केंद्र, ITI, ठीक, आपका इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग, आपका इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग, इंडस्ट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो गया, पॉलीटेक्निक हो गई, गर्ल्स हॉस्टल होगी, सद्भावना मंडप, किससे संबंधित है? बहुत आपका जो है अल्पसंख्यक समाज से संबंधित है, हुनर हब, ठीक, ये सारी चीज़ें माइनॉरिटी कंसंट्रेटेड जो एरियाज हैं वहाँ पे ये लागू किया जा रहा है। यहाँ पे जो निधियाँ निर्धारित करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। 80% जो भी रिसोर्स यहाँ पे दिया जाएगा प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत, तो वो किन प्रोजेक्ट्स पे लगेगा? 80%, 100 रुपए दिएगा तो 80 रुपए लगेगा आपका एजुकेशन, हेल्थ और स्किल डेवलपमेंट में। और इस 100 रुपए का अगर एक और विभाजन देखा जाए तो 33 से 40% जो है वो व्यूमन सेंट्रिक प्रोजेक्ट्स पे लगाएगा। तो यहाँ पे महिला सशक्तिकरण का भी एक पहलू है। तो मान लीजिए अगर यहाँ पे दिया गया प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम जो है इज फॉर जो है माइनॉरिटी क्लासेस, ठीक है, इट इज फॉर व्यूमन एम्पावरमेंट। तो क्या आप लोग, क्या अगर आपने ये लाइन नहीं पढ़ी है और इससे वो डायरेक्टली नहीं पूछेगा कि बताओ कितना, 33% 40%, हो सकता है 33% 40% की जगह 80% लिख के पूछ ले, या फिर अगर वो क्वेश्चन में भी पूछ लेता है कि ये व्यूमन एम्पावरमेंट को भी बढ़ाता है तो क्या दिक्कत है? बिल्कुल सही होगा स्टेटमेंट। ठीक, ये वाली बात हो गई। अगला जो हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, ये हम लोगों ने पीछे किया भी था। इसमें एक चीज जो है और जो अभी आई थी न्यूज में, तो मैंने कहा और बता दूं, इसमें 20,000 करोड़ रुपए की बात करी थी 2014 में जब याली स्कीम आई थी, ठीक, जिसमें से जो आवंटित हुआ पैसा वो 15,000 करोड़ रुपए का हुआ, और उसमें से रिलीज जो वित्त मंत्रालय के द्वारा किया गया वो 10,972 रुपए, जो कि 2/3 था। ठीक, किसको दिया गया? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ठीक, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को दिया गया। उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा इसमें पैसा मिला है, ये चीज ध्यान रखना, फिर बिहार को, फिर बंगाल को, फिर उत्तर प्रदेश को। अच्छा, गंगा कौन कौन से राज्यों से जाती है, ठीक, वो आप लोग को यहाँ पे बताना है, ठीक है, ये कमेंट करके बताइए। और फंडिंग एक बहुत ही बड़ा हिस्सा होता है भाई, फंडिंग चाहिए, क्योंकि ये प्रदूषण यहाँ से हटाना है, गंगा को क्लीन करना है, तो उसके लिए पैसा तो चाहिए। नेशनल आपका ये नमामि गंगे प्रोग्राम जो है उसके अंतर्गत ही तो
ये प्रोवाइड किया जाता है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को पैसा, ठीक। और जो प्लान्ड आउटले था ये था आपका गंगा को साफ करने का 20,000 करोड़ रुपए का था, 20,000 रुपये, ठीक। एक मतलब वैसे बता रहा हूँ, ये मतलब न्यूज़ में नहीं है, कई एक जो है व्यक्ति ने बोला था कि इतना पैसा खर्चा करके अगर बिस्लरी पानी डाल दिया जाता तो गंगा क्लीन हो जाती है। अब पता नहीं ये कितना तथ्य सही है कि नहीं है, लेकिन बात तो कुछ ना कुछ है, ठीक है। तो ओवरऑल 346 प्रोजेक्ट्स जो हैं यहाँ इसके अंतर्गत लाए गए हैं, जिसके लिए जो है 30,000 करोड़ रुपया सैंक्शन किया गया था। 158 प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट हो चुके हैं। नेशनल, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जो है ये एक सोसाइटी की तरह है। 12 अगस्त 2011 को सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत इसको जो है रजिस्टर किया गया था, पंजीकरण कराया गया था एज ए सोसाइटी। और ये एक तरीके से जो हमारा नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी है उसकी जो है कार्यान्वयन करने के लिए जो है आपकी ये है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ठीक। और नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी अब तो ये नहीं है, इसको किसके अंतर्गत बनाया गया था? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत बनाया गया था, ठीक। एनजीआरबीए को जो है डिसॉल्व कर दिया गया 7 अक्टूबर 2016 को, और फिर नया लाया गया आपका नेशनल गंगा काउंसिल। अब क्या है? नेशनल गंगा काउंसिल है। इसके चेयरमैन कौन होते हैं? कमेंट करके बताइए। नेशनल गंगा काउंसिल के चेयरमैन कौन होते हैं? पहले एनजीआरबीए के जो चेयरमैन होते थे वहीं अब, क्योंकि वो हटा दी गई, ये नेशनल गंगा काउंसिल हो गई। इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल फॉर रेजुवेनेशन, प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिवर गंगा, ठीक। कायाकल्प, संरक्षण और प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय परिषद जो बनाया गया है नेशनल गंगा काउंसिल, उसके चेयरमैन कौन है ये कमेंट करके आप लोगों को बताना है। देखिए, नमामि गंगे प्रोग्राम जो है ये पूरा एक इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन है गंगा को पूरी तरीके से, ठीक है ना। हर चीज़ को ध्यान देना है। ये पूरा एक पूरा अम्ब्रेला स्कीम हो गई, ठीक। और इसके अंतर्गत ही सारे जो है फ्लैगशिप प्रोग्राम चलते हैं यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, जून 2014 से चलाए जा रहे हैं। इसके जो है 2 उद्देश्य हैं। एक तो यही है कि भैया पॉल्यूशन कम करो, दूसरा ये है कि इसको संरक्षित करके इसका कायाकल्प नेशनल रिवर गंगा जो है उसको चेंज किया जाए, अच्छे से अच्छा बनाया जाए, ठीक। तो इसमें घाट और वो सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, बहुत मतलब एक पूरी तरीके से पूरा जो है समग्रता से इसको जो क्लीन गंगा अभी साफ हो जाए और आगे भी साफ रहे, इसलिए ये काम किया जा रहा है। इसलिए इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन है। ये प्रोग्राम जो है इम्प्लीमेंट किया जाता है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के द्वारा, ठीक। और राज्यों में जो है स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट ग्रुप के द्वारा इसको किया जाता है, ठीक। आज हम लोग आ गए हैं अपने कॉमन का AS/PCS वाले सेक्शन पे। इसमें प्रीलिम से क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाएं इस पे हम लोग ध्यान देते हैं। देखिए, सुजल, ये मैंने कल कराया था। जो लोग इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे प्लीज वहीं पे खड़े होकर उठक बैठक लगाना 10, ठीक। जिन्होंने कल देखा था और इसका आंसर नहीं कर पा रहे हैं, 10 उठक बैठक लगानी चाहिए, लगानी पड़ेगी आपको, ठीक। आंखें बंद करके भले लगाओ। सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन, सुजल ड्रिंक फॉर टैप मिशन, ये इससे संबंधित कुछ स्टेटमेंट दिए गए, ट्रू पूछा गया आप लोगों से, ठीक। तो अंदर ये जो ड्रिंक फ्रॉम टैप सुजल मिशन जो है, इसमें अहमदाबाद में अभी यहाँ पे आप जो है अब यहाँ पे लागू हो गया है ये कि आप टैप से 24 घंटे पानी पी सकते हो आराम से। पहला भारत का ये देश, ये सिटी बन गया है जिसके अंतर्गत जो है आप टैप से मतलब नल से जल पी सकते हैं। सुजल जो मिशन है ये अक्टूबर 13 को लास्ट ईयर चालू किया गया था 2020 में। इसमें यही है कि गुणवत्तापूर्ण टैप नल से पानी मिलना चाहिए पीने लायक, ठीक। किसको? 1.5 मिलियन यानी कि 15 लाख लोगों को, पीपल को, और 15 अर्बन एरियाज़ में ये मिशन था टोटल। इसमें जो है 24 घंटे 7 दिन एक हेल्पलाइन की बात करी गई है, ताकि अगर मान लीजिए नहीं मिल रहा है किसी के यहाँ नल में से पानी, मतलब आ रहा है लेकिन साफ़ नहीं आ रहा है, तो वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है और वहाँ पे उसको क्विक रेस्पॉन्स दिया जाएगा, उसकी जो है शिकायत का निवारण किया जाएगा। ये चीज़ है, वाटर सप्लाई की कोई भी कंप्लेंट है कहीं तो अब इसमें ये बताइए कि स्टेटमेंट कौन सा गलत है। एक गलत है, वो है पहला वाला, इसलिए आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। अहमदाबाद नहीं, मैंने कल ही आप लोग को बताया था कि पुरी डिस्ट्रिक्ट जो उड़ीसा में है वो भारत देश की पहली सिटी ऐसी बन गई है जो सिटी वाइड सेफ मतलब पीने योग्य पानी मिलेगा जल आपका नल से, और शायद आप उससे जो है कुकिंग वुकिंग वगैरह भी कर सकते हैं। आपका जो है आपको फिल्टर और बॉइलिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बड़ी बात है। अगला जो है ये भी बहुत इजी है। मिलिट्री एक्सरसाइज से संबंधित ये अलग क्वेश्चन है। इंदिरा 21 से संबंधित कौन सा स्टेटमेंट गलत है बताना। या भारत जापान संयुक्त सैन्य अभ्यास का 12वां संस्करण था, ठीक। भारत और जापान है क्या? नहीं। इंद मतलब इंडिया और रा मतलब रशिया, तो ये रशिया से पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। गलत ही पूछा गया है, इसलिए मिस्टेक नहीं करना है। तो ये वाला ऑप्शन हो सकता है और ये हो सकता है, ये दोनों नहीं हो सकते हैं, ठीक। जो एक्सरसाइज है ये कंडक्ट कराएगा काउंटर टेरर ऑपरेशन
अंडर द यूनाइटेड नेशन जो भी मैंडेट है, और ज्वाइंट फोर्स अगेंस्ट द इंटरनेशनल टेरर ग्रुप, जो आतंकवादी संगठन है, आतंकवाद से लड़ने के लिए साथ में मिलकर एक्सरसाइज किया जा रहा है, इंटर ऑपरेबिलिटी बढ़ेगी, ये सारी चीज़ें हैं। तो क्या स्टेटमेंट ये सही है? बिल्कुल सही है, ठीक। लेकिन हमें तो ये चेक भी नहीं करना चाहिए था। जानते हो क्यों? क्योंकि जब इस वाली स्टेटमेंट में आपको पता है कि तो है ही नहीं, तो इसको देखना भी नहीं चाहिए था। यही होता है स्मार्ट वर्क। इसके बाद क्या है, ये 1 से 13 अगस्त 2021 तक वोल्वोग्राड में होगी। वोल्वोग्राड इज़ अ प्लेस इन रशिया। बिल्कुल सही है, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट सही है और इसलिए हम उसको नहीं लेंगे। ओनली ए यहाँ पे आंसर हो जाएगा, क्योंकि गलत पूछा गया है। 12वां संस्करण जो है आपका इंडिया रशिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का इंदिरा 2021, ये वोल्वोग्राड रशिया में होगा 1 से 13 अगस्त तक। आप लोग से आज मैंने कोई भी क्वेश्चन मेंस वाला नहीं दिया है, बिल्कुल नाराज मत होइएगा, बिल्कुल नाराज मैं हूँ। कई लोग आंसर लिख नहीं रहे हैं, कई लोग वेट करते रहते हैं कि आंसर जो है दूसरा जब मेरा चेक करेगा तब हम देंगे, हम क्यों अपना पहले दे दें, हमारा तो कोई चेक नहीं करेगा तो हम भी किसी को नहीं करेंगे। इस तरीके की सोच के साथ में ये ग्रुप नहीं चल सकता। पहली बात, इसमें ये सेल्फ ड्रिवन ग्रुप है। और मैं सच बता रहा हूँ, जो लोग लगातार कर रहे हैं उन लोग से मैं क्षमा मानता हूं कि आज मैं क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं, लेकिन जो लोग कर रहे हैं सच बताना कमेंट करके कि क्या आप लोग को फायदा हुआ है। 70 से ज़्यादा दिन तक लगातार हमने किया है इसको, क्या फ़ायदा आपको थोड़ा बहुत हुआ जो मैंने ये कराई है? मैं स्पून फीडिंग वाली गाइडेंस में विश्वास नहीं रखता हूँ, उसके दिन गए। स्पून फीडिंग नहीं चाहिए, अब चाहिए रियल गाइडेंस। रियल गाइडेंस यही है जो मैं आप लोग से करा रहा हूँ, ठीक है ना। आप लोग को तैयार करना है मुझे एग्जाम के लिए, रणभूमि के लिए, ठीक। मैं खुद वहां पे जाके स्पून फीडिंग करता रहूं और मैं अपना जो है तैयार होके ठहाके मार के अपना जो है छाती चौड़ी करके बैठा रहूं, वो चीज़ से आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। एग्ज़ाम निकलेगा जैसे मैं आपको लोगों को करा रहा हूँ, अगर आप मानो तो। और मुझे मालूम है जो लोग पढ़ने वाले हैं, जो लोग सीरियस हैं, वही लोग इसको फॉलो करेंगे। खैर, पहली बात तो ये थी। दूसरी चीज़ ये है कि प्रीलिम्स पास आ रहा है यूपीएससी का, और हमने पेड ग्रुप भी अभी चालू किया है 25 जुलाई से। तो यहाँ पे ये है कि अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग प्रीलिम्स पे फोकस ज़्यादा करें, लेकिन फिर भी मैंने सोचा आप लोग से एक ये क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि अब क्या प्रीलिम्स से पहले क्वेश्चन आप लोग को मेंस के दिए जाएं, या फिर प्रीलिम्स के बाद ही मेंस के क्वेश्चन फिर से चालू करें देना? तो इस पे आप लोग को बताना है कि प्रीलिम्स से पहले भी अभी चालू रखें या फिर जो है प्रीलिम्स के बाद इसको चालू करें, ठीक। 50% से ज़्यादा अगर जिसका भी होगा उसको जो है सिंपल मेजॉरिटी के साथ में फॉलो किया जाएगा। तो ये चीज़ है, आप लोग को बता दिया जाए। यूपीएससी ईपीएफओ के लिए हमारे जो है पेड ग्रुप चल रहे हैं 8564880530 9696060689 पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। तो कल फिर मुलाकात होगी सुबह 10 बजे। तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। खूब पढ़िए, खूब बढ़िए, लगातार मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे मातरम।